नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस पर। तो भाई जो जिन भी स्टूडेंट्स को 2 तारीख और 3 तारीख को एग्जाम है अग्निवीर का, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, ये संभावित पेपर है दोस्तों। इनमें 30 अप्रैल के जो क्वेश्चन थे वो भी इंक्लूड हैं, जो भी पूछे गए, और जो आने वाले जो आपके 2 और 3 को एग्जाम है उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक जरूर वॉच करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हार्निवल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ें इसको। नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में या महाराष्ट्र में दोस्तों। बहुत सारे इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिन बच्चों के 2 तारीख और 3 तारीख को एग्जाम है ना। जिनके 2 तारीख को जैसे नर्सिंग का हो गया, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। तो मैंने पूछा हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग जवाब टिक करेंगे गुरुजी नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों मेघालय में। दोस्तों मेघालय में कौन सा उत्सव ध्यान रखना दोस्तों। मेघालय में एक उत्सव पूछा जाता है स्ट्रॉबेरी उत्सव दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रॉबेरी उत्सव, स्ट्रॉबेरी उत्सव दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। स्ट्रॉबेरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग टिक करेंगे मेघालय राज्य में ये मनाया जाता है। मणिपुर में क्या मनाया जाता है दोस्तों, कौन सा उत्सव? यायोसांग उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, यायोसांग। ये कभी मत भूलिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है यायोसांग दोस्तों। ठीक है, यायोसांग मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों, यायोसांग। ठीक है, और दोस्तों महाराष्ट्र में आपको इंपोर्टेंट उत्सव ध्यान रखना, गुड़ी पड़वा। बहुत बार पूछा गया गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान से देखिए गुड़ी पड़वा। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट उत्सव है जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन से। ठीक है, जिन बच्चों के 2 और 3 को एग्जाम है उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित पेपर है दोस्तों, इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। WHO का मुख्यालय कहां पर है बताइए? वाशिंगटन में, पेरिस में, जेनेवा में, रोम में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न के लिए जवाब। दोस्तों WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना देखो दोस्तों, स्थापना किसी को पता है? जिनको पता है वो कमेंट करें, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखेंगे। देखो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों। कब होती है? 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 कब होती है इनकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 में इनकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, जल्दी से बताएं कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? तो आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? तो बिल्कुल आप लोग जेनेवा टिक करेंगे दोस्तों। अब ये जेनेवा कहाँ है दोस्तों? ये स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर? ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस क्लास के अंदर। हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? बताइए आप लोग, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ आपके सामने। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। भाग 4A में, भाग 5 में, भाग 9B में या भाग 3 में? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। सारा का सारा डाउट आपके क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन में अपनाया गया, कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो ध्यान है। देखिए हम मौलिक कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इसको दोस्तों, 1976 में अपनाया गया दोस्तों। कब अपनाया गया ये ध्यान देंगे, 1976 में इसको अपनाया गया। और किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? संविधान 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था भाई? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है संशोधन। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं संशोधन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया दोस्तों। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस इसका अनुच्छेद क्या दोस्तों? अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद ध्यान रखना है इनका दोस्तों। इनका वर्णन किया गया 51A में दोस्तों, इनका वर्णन किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। ठीक है, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको पूछा क्वेश्चन में कि मौलिक कर्तव्य दिए गए किस भाग में दिए गए भाई मौलिक कर्तव्य, तो आप लोग यहाँ पर टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स भाग 4A में दोस्तों। ठीक है, अगर मौलिक कर्तव्य से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। मैंने आपको सारा करा दिया, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको अपनाया गया। इसमें कुल अनुच्छेद 51A है, कुल मौलिक कर्तव्य 11 है, और ये किस भाग में? 4A में दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्लास चलेगी, आपको अंत तक वॉच करना है दोस्तों। जिन बच्चों को 2 और 3 तारीख को एग्जाम है उनके लिए रामबाण क्लास है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
बताइए दोस्तों, 2011 की जनसंख्या के जनगणना है दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या नहीं, क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गई, यहाँ पर जनगणना है, जनगणना है, जनगणना। ठीक है दोस्तों, कुछ तबियत खराब होने की वजह से मैं आपके रेगुलर क्लास नहीं ले पाया दोस्तों, अब आपके रेगुलर क्लासेस चलेंगी डेली बेसिस पर। ठीक है, बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार कब सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अभी यहाँ पर तो बोला है सबसे कम, अब आपको सबसे ज्यादा पूछ ले तो, अगर ज्यादा पूछ ले तो बिहार टिक करना है दोस्तों। क्या टिक करना है? बिहार टिक करना है, अगर ज्यादा पूछे तो बिहार। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप सभी स्टेट्स के सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, ये अच्छे से रट लेना दोस्तों, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। 2014 से पहले धारा 370 किस राज्य में लागू थी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वही क्वेश्चन हैं जो दोस्तों आपको सिलेक्शन देने में मदद करेंगे। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके जो भी शिफ्ट में पूछे गए वो भी क्वेश्चन है, और जो आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। बताइए, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? बताइए, धारा 370 2014 से किस राज्य में पहले लागू थी? रिजल्ट बताएं, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप लोग किस ऑप्शन को, जो भी बच्चे बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं भाई, बी ऑप्शन विल बी द रॉन्ग आंसर। सी भी गलत है, डी भी गलत है, ए वाले बिल्कुल सही है दोस्तों। 2014 से पहले 370 धारा लागू थी दोस्तों जम्मू और कश्मीर में दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को लाइक करें और सभी मित्रों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? यहां से भी मैं आपके सारा डाउट क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। बताइए, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 1950 में, 1949 में, 1946 में, 1951 में? बताइए। अब चलिए यहां से अब हम अपने सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहले सबसे आपको अंतिम पूछी ना, तो सबसे उससे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए दोस्तों कि हमारे संविधान को अपनाया कब गया, अपनाया कब अपनाया, वो आपको पता होना चाहिए। किसी को तो वो भी पता नहीं है, तो आप ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। संविधान को कब अपनाया गया, तो ध्यान रखेंगे 26 जनवरी, 26 जैन लिख रहा हूँ, जैन से आप समझ लेना, 26 जनवरी 1949 को अपनाया। कब अपनाया? 26 जनवरी 1949 को अपनाया। और लागू कब हुआ दोस्तों? लागू कब हुआ ये भी पूछा जाता है। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो ध्यान रखेंगे 26 जैन 1950 में ये पूरी तरह से लागू हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संविधान की अब अंतिम बैठक पूछिए। अगर पहली बैठक पूछता तो पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? पहली बैठक, अगर मैं यहां से आपको क्वेश्चन पूछूं पहली बैठक कब हुई थी, तो आप लोग कमेंट करेंगे। यहां पर तो अंतिम पूछी है, मैं आपको पूछ रहा हूं पहली बैठक कब हुई थी। बताइए, जिन बच्चों को आता है बताइए पहली बैठक। अगर पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर, DEC लिख रहा हूं, आप समझ जाना, 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। हमें पूछा अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप टिक करेंगे बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ए ऑप्शन, यानी 1950 में दोस्तों, यानी 24 जनवरी 1950 में पहली बैठक हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में पहली बैठक हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे डाउट आपके इस क्वेश्चन से क्लियर हो गए होंगे। मैं आशा करता हूं आपने सभी डाउट इस क्वेश्चन से क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, अगर संविधान की बैठक या कोई कब लागू हुआ उनसे क्वेश्चन आता तो आपके एक भी गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, इस क्वेश्चन से सारे कवर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हर शिफ्ट में दिवसों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से इन टॉपिक को भी पढ़िए। 21 सितंबर को, 7 सितंबर को, 28 सितंबर को, 27 सितंबर को, 28 सितंबर को, 29 सितंबर को? कमेंट करके बताएं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को, 27 सितंबर को, 28 सितंबर को या 29 सितंबर को? सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। कुछ विश्व पर्यटन दिवस की बात करें, यह मनाया जाता है 27 सितंबर को दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे सभी सिपाही। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सभी बच्चों ने ऑप्शन बी को ही टिक किया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, पूरी नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विशाखापट्टनम में, कोलकाता में, गुवाहाटी में या जेनेवा में? बताइए दोस्तों, जेनेवा में दोस्तों। बताइए किस में है, कहां पर स्थित है पूरी नौसेना का मुख्यालय? सभी स्टूडेंट्स बताएं, पूरी नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों, हम अग्निवीर की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी सिपाही बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास को वॉच कर रहे हैं।
क्या होगा? बिल्कुल सभी बच्चे विशाखापट्टनम को टिक करेंगे, विशाखापट्टनम में दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को पूरा अंत तक वॉच करें, हर क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर होंगे दोस्तों। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस क्लास को अंत तक वॉच करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों आप सर्वेश्वर मंदिर ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया। सर्वेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर दोस्तों, सर्वेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, सीताबाई मंदिर, लकड़हारा मंदिर, है ना, एकलव्य मंदिर, भूतों का मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर आपके हरियाणा में है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आपको पूछा 64 योगिनी मंदिर, तो आप यहां पर टिक करेंगे मध्य प्रदेश दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 64 योगिनी मंदिर। यहां पर आपको ओंकारेश्वर मंदिर भी ध्यान देने वाली बात है, ओंकारेश्वर मंदिर भी पूछा जाता है। मैं लिख देता हूं ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर हो गया। ठीक है, ओंकारेश्वर हो गया। और कौन कौन से मंदिर हैं और ध्यान रखेंगे दोस्तों? आपको सास बहू मंदिर हो गया, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। सास बहू मंदिर ओंकारेश्वर में ही है। ठीक है, तो ये मंदिर कुछ आपको मध्य प्रदेश के ध्यान रखने हैं। बाकी राजस्थान में आपको करनी माता मंदिर ध्यान रखना, तनोट माता मंदिर ध्यान रखना, ब्रह्मा जी मंदिर ध्यान रखना, केला देवी मंदिर ध्यान रखना, आवरी माता मंदिर ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट मंदिर आपको जो ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश में रंग जी और प्रेम जी मंदिर बहुत बार पूछे जाते, काशी विश्वनाथ मंदिर ये भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट मंदिर है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको अच्छे से देखना है इन मंदिरों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके हर क्वेश्चन से हर डाउट क्लियर होगा, गारंटी मेरी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए, बताइए कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन होगा? लंदन में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? बताइए कमेंट करके। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग बी ऑप्शन न्यूयॉर्क टिक करेंगे दोस्तों। अब मैं पूछ लूं दोस्तों आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं दोस्तों? बताइए कितने अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? कुल 6 अंग हैं दोस्तों, कुल 6 अंग हैं दोस्तों। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं दोस्तों। भाषा कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी भाषा है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, कुल 6 अंग मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों, जैसे महापरिषद होगी, सुरक्षा परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया दोस्तों। ठीक है, प्रन्यास परिषद हो गई। ठीक है दोस्तों, और आर्थिक या सामाजिक परिषद हो गई। ये कुछ 6 अंग हैं जो आपके राष्ट्र संघ से ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? न्यूयॉर्क में। सभी बच्चों ने बी ऑप्शन को ही टिक किया होगा, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बिना देरी करें। दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक जरूर किया करें दोस्तों। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए और भी अच्छे से मेहनत करते रहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों के 2 और 3 को एग्जाम है उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? बताइए, भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था ये भी बताइएगा। वाह, ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन तो बताएंगे, लेकिन आप साथ में ये भी बताएंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों। बताइए, अभी आपको क्वेश्चन में ये पूछा है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोधगया में दिया था, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या सारनाथ में? बताइए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? गुरुजी, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दोस्तों। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था दोस्तों। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी दोस्तों? ये भी बता दीजिए आप क्वेश्चन में, जिनको आता है। मैंने क्वेश्चन पूछा था इनका जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी। जन्म ध्यान रखेंगे, लुम्बिनी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, लुम्बिनी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, लुम्बिनी। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कोई बताएगा कमेंट करके? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी दोस्तों। पीपल के वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष होता है ना, उसके नीचे बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे जो आपसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बताइए, किस राज्य के अधिकांश भागों में बाली यात्रा मनाई जाती है? अभी 30 अप्रैल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके 30 अप्रैल का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसमें जो शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए वो भी इंक्लूड है, और जो आने की संभावना वाले क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए, किस राज्य के अधिकांश भागों में बाली यात्रा मनाई जाती है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एक बार आपके सामने आता हुआ।
तो बिल्कुल आप लोग उड़ीसा करेंगे टिक। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने ए ऑप्शन को ही टिक किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी बताइए? रविंद्र सिंह बिष्ट ने, दयाराम साहनी ने, एजी मजूमदार ने या ध्रुवे ने? दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी कमेंट करिए। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ? हड़प्पा नगर बसा हुआ गुरुजी रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों, ठीक है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे। और जो आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो, जो आपके मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो सभ्यता है वो आपके सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है दोस्तों। और ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनुदड़ो, ये तीनों के तीनों स्थल दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा हड़प्पा नगर दोस्तों किस देश में स्थित है? पाकिस्तान हो गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप भी टिक करेंगे पाकिस्तान। आपको क्वेश्चन में पूछा हड़प्पा नगर की स्थापना किसने करी, तो आप टिक करेंगे यहाँ पर दयाराम साहनी ने दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई थिंक सभी बच्चों ने बी ऑप्शन ही टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे सभी सिपाही, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा था दोस्तों? बताइए दोस्तों, कौन था दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक? पहला ऑप्शन बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन शिशुनाग, तीसरा ऑप्शन गणानंद और चौथा ऑप्शन उदयन। दोस्तों ये वही गणानंद है जिसने दोस्तों चाणक्य का दोस्तों अपमान करके उसे उन्हें अपने राज्य से मतलब निर्कासित किया था दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आप सभी को पता है, मगध साम्राज्य हुआ करता था दोस्तों। क्या होता था? मगध साम्राज्य। क्या होता था दोस्तों? मगध साम्राज्य हुआ करता था। आप सभी को पता है कि मगध साम्राज्य पर दोस्तों 4 वंशों ने राज किया है। पहला आप ध्यान रखेंगे हर्यक वंश, पहला आप ध्यान रखेंगे हर्यक वंश, दूसरा ध्यान रखेंगे शिशुनाग वंश, ठीक है। और तीसरा ध्यान रखेंगे नंद वंश, और सबसे चौथा ध्यान रखेंगे मौर्य वंश दोस्तों, ठीक है। मौर्य वंश, ठीक है। तो आपको पूछा हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक है दोस्तों बिंबिसार दोस्तों। कौन है भाई? बिंबिसार के टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों तो 544 बीसी से लेके 544 बीसी 492 बीसी तक रहता है दोस्तों। फिर इसका पुत्र आ जाता है अजातशत्रु, ठीक है। दोस्तों ये जो हर्यक वंश है ना, ये हर्यक वंश पूरा का पूरा पितृहंसा वंश कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पितृहंसा वंश। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश दोस्तों, पितृहंता वंश। क्यों कहते हैं पितृहंता वंश दोस्तों? क्योंकि देखो जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार का पुत्र कौन होता है? अजातशत्रु। वो क्या करता है? अपनी गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने पिताजी की हत्या कर देता बिंबिसार की दोस्तों। तो ये प्रथम पितृहंता हो गया। द्वितीय पितृहंता कौन है दोस्तों? जो अजातशत्रु है, उसका पुत्र आता है उदयन। उदयन भी क्या करता है? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है। तो वहां पर जो उदयन है ना, वो द्वितीय पितृहंता हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और बाकी बिंबिसार को दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए श्रोणिक, जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मैं आपको पूरा बताता, पर यहाँ पे स्पेस कम है, वीडियो भी लॉन्ग पड़ेगी, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजातशत्रु, अशोक, महापद्म नंद या उदयन? दोस्तों बताइए कमेंट करके, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। देखिए दोस्तों पाटलिपुत्र को पहले कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। किस नाम से जाना जाता था? कुसुमपुरा। यहां पर लिख लें कुसुमपुरा। पाटलिपुत्र को पहले कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान से सुने दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाटलिपुत्र को पहले किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो वो था कुसुमपुरा दोस्तों। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी है? उदयन ने करी है दोस्तों। उदयन ने किसने करी है? उदयन ने करी है। इसी उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया दोस्तों, राजधानी भी बनाया था दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है उदयन से, ठीक है। और आपको अभी मैंने इससे अगले वाले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि जो उदयन था वो किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था दोस्तों। ये अजातशत्रु का बेटा कौन है? उदयन है। और ये दो अजातशत्रु और ये उदयन दोनों के दोनों हर्यक वंश से संबंधित है, हर्यक वंश के हैं दोस्तों। अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना, ये दोनों के दोनों हर्यक वंश के हैं दोस्तों, ठीक है। उदयन ने पहले पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी और राजधानी बनाई दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन में आपसे और पूछ लेता हूं कि दोस्तों पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाई थी? कोई कमेंट करेगा जिनको आता है।
पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाई थी? जिन बच्चों को आता वो कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तब तक। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? कलानौर में, रायगढ़ में, आगरा में या रायचूर में? दोस्तों बताइए। शिवाजी की माता का नाम क्या है? ये भी कमेंट करते जिनको आता है। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि शिवाजी की माता का नाम क्या था। सभी स्टूडेंट्स पहले आप इसका जवाब दें, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहां पर होता? गुरुजी ये होता रायगढ़ में। दोस्तों अब ये रायगढ़ कहां पर, ये भी कमेंट करें। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन बच्चों के 2 और 3 तारीख को एग्जाम के हैं उनके लिए तो रामबाण साबित क्लास है। लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट किया, किस राज्य में किया जाता है दोस्तों लंबाड़ी लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताएंगे इस प्रश्न के लिए। तो बिल्कुल आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश में गुरुजी लंबाड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे सभी प्यारे सिपाही, ठीक है। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आर्यभट्ट, विष्णु शर्मा, हर्षवर्धन, सोमदेव। देखो दोस्तों हर्षवर्धन से आपके सिर्फ 3 नाटक पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन के सिर्फ आपको 3 नाटक पूछे जाते हैं। पहला ध्यान रखना है नागदशक, आपको हर क्लास में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी नागदशक नहीं, सॉरी नागदशक नहीं होगा, नागानंद होगा दोस्तों, ठीक है। क्या लिखोगे? नागानंद, ठीक है दोस्तों। लिखना क्या आपको? नागानंद लिखना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना रत्नावली, रत्नावली, रत्नावली। और तीसरी आपको ध्यान रखना, तीसरा नाटक है इसका प्रियदर्शिका, 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 प्रियदर्शिका। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट ये नाटक आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके हर्षवर्धन के। आपको पूछा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? गुरुजी यहाँ पर पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है भाई, विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज, इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? कोई कमेंट करेगा? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसके लेखक कौन है? सभी बच्चे बताएंगे जिनको आता है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? सभी बच्चे बताएं जिनको आता है। तब तक हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर भी आपके सारे दोस्तों देखो, आपको आईपीएल से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि 2024 में कोई खिलाड़ी का नाम दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि वो किस टीम से किस है ना। तो आपको दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य कुमार यादव का संबंध आईपीएल 2024 में किस टीम से? बताइए। गुजरात टाइटन से, रॉयल चैलेंजर से बेंगलोर, राजस्थान रॉयल बेंगलोर या मुंबई इंडियंस? देखो दोस्तों शुभमन गिल का तो पूछा था गुजरात टाइटन से, जो आप लोगों ने कर दिया होगा। शुभमन गिल, शुभमन गिल दोस्तों। अभी शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। मैंने बोला ना आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान रॉयल में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, संजू सैमसन हो गए दोस्तों, बटलर हो गए, तो इनका भी ध्यान रखेंगे। संजू सैमसन कैप्टन है भाई, संजू सैमसन कैप्टन है, ठीक है। संजू सैमसन कैप्टन है। और गुजरात टाइटन के आप सभी को पता है शुभमन गिल कैप्टन है। बेंगलोर के दोस्तों आप विराट कोहली, डुप्लेसी कैप्टन है भाई, डुप्लेसी कैप्टन है। विल जैक, डुप्लेसी, विराट कोहली, है ना। आप विराट कोहली ध्यान रखेंगे, विराट कोहली भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में ही है। विराट कोहली, ठीक है। अब जो आपको क्वेश्चन पूछा ना मुंबई इंडियंस, तो ये मुंबई इंडियंस सही जवाब जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस टीम से आईपीएल 2024 में? तो उनका संबंध मुंबई इंडियंस से है भाई, मुंबई इंडियंस से, ठीक है। मुंबई इंडियंस से दोस्तों रोहित शर्मा का, है ना। हार्दिक पांड्या तो भी कैप्टन है, पांड्या जी कैप्टन हो गए भाई, हार्दिक पांड्या जी कैप्टन है। और रोहित शर्मा, इनका संबंध इन्हीं से है, रोहित शर्मा, ठीक है। तो इनसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अंतिम प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। निम्न में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी से होता है? दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे दोस्तों। कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी या नर्मदा नदी? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी से होता है? कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? सभी स्टूडेंट्स बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आप टिक करेंगे ऑप्शन बी को गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ए को टिक करें सभी स्टूडेंट्स। तो देखो दोस्तों,
कृष्णा नदी का उद्गम किससे होता है? महाबलेश्वर चोटी से होता है। किससे होता है? महाबलेश्वर चोटी से होता है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों कृष्णा नदी की आपको सहायक नदियां पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट सहायक नदियां, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सहायक नदियां, सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां बहुत बार पूछी जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं। आप गलत ना करें, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले सहायक नदी में आप ध्यान रखेंगे, इसकी सबसे पहले सहायक नदी तुंगभद्रा, ध्यान रखेंगे, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बहुत बार पूछी जाती, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दूसरा पंचगंगा, 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 पंचगंगा नाम ध्यान रखेंगे। और तीसरी ध्यान रखेंगे दूधगंगा, 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 पंचगंगा, दूधगंगा। और तीसरी चौथी ध्यान रखेंगे मूसी नदी, जो हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे ही दोस्तों हैदराबाद शहर बसा हुआ, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पर मूसी नदी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देख सकते हैं आप लोग, और जैसे मालप्रभा हो गई, ये भी पूछी जाती है, मालप्रभा, मालप्रभा अभी पूछी गई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मालप्रभा हो गई, ठीक है। और दोस्तों आपको घाट प्रभा, घाट प्रभा भी ध्यान रखना, घाट प्रभा, मालप्रभा, घाट प्रभा साथ साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कृष्णा नदी जिसका उद्गम बालेश्वर चोटी से होता है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी नदी, मालसा और मालघाट, मालघाट और मालप्रभा और घाट प्रभा। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनाया गया, आप लोग यहाँ अपना कमेंट ड्रॉप करते हैं, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। और जिन बच्चों के दोस्तों 2 और 3 यानी कल और परसों जिन बच्चों का एग्जाम है अग्निवीर, नर्सिंग का, चाहे नर्सिंग का ले लो चाहे क्लर्क का ले लो, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास उनके लिए बहुत है, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने पढ़ाए हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी आपको संभावित आने की है वो भी मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करा करें, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, लगता है ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर भी करेंगे। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती, कोई चार्ज नहीं लगता है, बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक दोस्तों देखो, मैंने आप अगर मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो मैंने आपको 25 या 26 तो मॉडल पेपर कंप्लीट कराए हैं, और संभावित पेपर भी बहुत सारे कराए हैं, तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस अग्निवीर के पेपर में देखने को मिले, हमारे ही मॉडल पेपर में हूबहू आप मॉडल पेपर का प्रूफ देख सकते हैं जाकर टेलीग्राम चैनल पर, हर एक मॉडल पेपर आपको मिलेगा पीडीएफ के सहित, जो भी कराए क्वेश्चंस वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों के 29 को, सॉरी 2 और 3 को है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, उन बच्चों तक तो जरूर पहुंचाना इस क्लास को दोस्तों, जिन बच्चों के 2 और 3 तारीख को एग्जाम है दोस्तों। अगर आप लोग ये सभी मॉडल पेपर वगैरह ये सब कर लेते हो ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे हूबहू एग्जाम में, आपका सिलेक्शन पक्का कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। क्लास का टाइम इसी टाइम पर रहता है दोस्तों। अभी मेरी क्या तबियत खराब हो गई थी, इसलिए मैं क्लास रेगुलर अच्छे सही टाइम पर नहीं ले पाया था, तो आपके डेली 8 PM पर क्लासेस नियमित रूप से चलेंगी, ठीक है। और जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो भी 10th तैयारी करें, बिल्कुल करते रहें, आपके लिए क्लासेस जल्द ही लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए आरपीएफ की क्लासेस भी अच्छे तरीके से चालू कर दूं आपके, ठीक है। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, इसी चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर आपको आरपीएफ की तैयारी करनी है, इसी चैनल पर आपको हर एक पीडीएफ मिलेगी, हर एक मॉडल पेपर मिलेगा, आरपीएफ से संबंधित जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी इसी चैनल पर मिल जाएंगे। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, सभी बच्चे इसी टाइम पर जुड़ेंगे, जुड़ना ना भूलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।